everyone, welcome to the sociology class. So today we are going to learn about social processes, a very important topic of sociology. This topic is directly mentioned in your CUET MA syllabus. So these are some topics that we are going to cover under social processes today. And don't forget to join my Telegram channel because the PDF of this class will be shared on my Telegram. So let's start the class and understand what is social processes. So first thing that we are going to understand is what is social processes. Society is a system of social relationships that refers to the relationship that exist among people. तो हमें पता है सोसाइटी में जो मेन चीज़ होती है जो हम सोशोलॉजी में ही पढ़ते हैं दैट इज सोशल रिलेशनशिप्स. ठीक है, और किस तरह से ये रिलेशनशिप लोगों के बीच में बने होते हैं ये बहुत बड़ा पार्ट होता है हमारी सोसाइटी का. सोशल रिलेशनशिप रिप्रेजेंट फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी. देखो जो भी सोशल रिलेशनशिप्स हमारी सोसाइटी में होते हैं वो कहीं ना कहीं कोई फंक्शन जरूर प्ले कर रहे होते हैं. अगर जैसे आप बात करोगे अपने फ्रेंड ग्रुप की तो फ्रेंड्स का फंक्शन क्या होता है कि वो आपको डाउन डेज में या ऐसे टाइम पे जब आप बहुत ज़्यादा डीमोटिवेटेड फील कर रहे हो तो आपके फ्रेंड्स आपकी हेल्प करें. ठीक है, फैमिली का कोई भी सोशल रिलेशनशिप जो होता है वो कहीं ना कहीं सोसाइटी में कुछ ना कुछ फंक्शन प्ले कर रहा होता है. ठीक है, दे इन्वॉल्व रेसिप्रोकल ऑब्लिगेशंस, रेसिप्रोकल स्टेटसेस एंड रेसिप्रोकल एंड्स एंड मीन्स एज बिटवीन टू और मोर एक्टर्स इन म्यूचुअल कॉन्टैक्ट. देखो फैमिली जैसे कि एग्जांपल लेते हैं तो फैमिली में जब आप होते हो तो कुछ ऑब्लिगेशंस होती हैं आपकी. मान लो आप किसी के फादर हो, आप किसी की मदर हो, तो कुछ रूल्स होते हैं, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी होती हैं जो आपको करनी होती हैं. ठीक है, आपका कुछ स्टेटस होता है ना. हो सकता है आप किसी के कोई रिलेटिव हो, आप किसी के ब्रदर हो, किसी के सिस्टर हो. दे कैन बी स्टडीड बाई द काइंड और मोड ऑफ इंटरेक्शन दे एग्जिबिट. तो जिस तरह का मोड ऑफ इंटरेक्शन वो लोग करते हैं उसको हम स्टडी कर सकते हैं. These kinds of modes of interaction are called social processes. तो याद रखना ये जो relationships के interactions होते हैं इन्हीं के अलग अलग kinds को अलग अलग तरीके को हम कहते हैं social processes. They are fundamental ways in which men interact and establish relationship. तो ये एक बेसिक तरीका है जिससे men जो हैं, जो human beings हैं, वो interact करते हैं और relationship establish करते हैं. तो I hope आपको social processes का meaning यहाँ पर समझ में आ गया होगा. Now here are some important definitions of social process जो कि आपको याद रखनी है. मैंने कई बार बताया है कि एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाएगा कौन सी डेफिनेशन किसकी है या फिर आपको वो कीवर्ड्स दे देंगे, कीवर्ड बेस्ड क्वेश्चन दे देंगे, तो आपको डेफिनेशंस को निग्लेक्ट नहीं करना है. ठीक है, इसको आप एक बार पढ़िएगा, आप समझने की कोशिश करिएगा. अगर कोई डाउट होता है तो मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं इसको आपको ज़रूर से एक्सप्लेन करूंगी. ठीक है, अभी जितनी भी बातें हमने की थी वही सारी बातें यहाँ पे हैं. आप इसे जब पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी. तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर जब मैं PDF सेंड करूंगी आप वहाँ से पढ़ लीजिएगा. बट एटलीस्ट हर टॉपिक की 4 to 5 जो इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं वो आपको पता होनी ही चाहिए. नाउ लेट अस टॉक अबाउट सोशल इंटरेक्शन. क्योंकि हम लोग सोशल प्रोसेसेस पढ़ रहे हैं तो सोशल इंटरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है. इट इज़ द फाउंडेशन ऑफ सोसाइटी. मतलब सोशल इंटरेक्शन जो है वो एक फाउंडेशन देता है सोसाइटी को. अगर हम लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट ही नहीं करेंगे तो सोसाइटी का कॉन्सेप्ट कैसे आएगा. विदाउट दिस देयर विल बी नो ग्रुप लाइफ, है ना. कोई ग्रुप लाइफ ही नहीं होगी अगर हम एक दूसरे से इंटरेक्ट ही नहीं करेंगे. इट इज़ द बेसिक सोशल प्रोसेस. तो ये जो सोशल इंटरेक्शन होता है ये सबसे बेसिक सोशल प्रोसेस होता है. ये चीज़ आपको याद रखनी है. द ब्रॉडेस्ट टर्म फॉर डिस्क्राइबिंग सोशल रिलेशनशिप. तो सोशल रिलेशनशिप का जो ब्रॉड टर्म है वो है सोशल इंटरेक्शन. क्योंकि अगर हम लोग सोशल इंटरेक्शन ही नहीं करेंगे तो हमारा सोशल रिलेशनशिप कैसे बनेगा. फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी से बात नहीं करेंगे, अगर आप अपने रूम में बैठे रहेंगे, है ना, तो क्या होगा, आप किसी से कांटेक्ट में ही नहीं रह पाएंगे. आप अकेले जब रहेंगे तो अकेला इंसान तो सोसाइटी में नहीं रह पाता है ना. हम सोशोलॉजी में यही तो पढ़ते हैं कि जितने भी सोशल इंस्टीट्यूशन है उनका कुछ ना कुछ सोसाइटी में फंक्शन होता है ताकि सोसाइटी हमारी ठीक से चल पाए, है ना. बट अगर सब लोग इंडिविजुअल हो जाएंगे तब तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी. तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझ में आ गया होगा. सोशल इंटरेक्शन की कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं यहाँ पे जो आपको याद रखनी है.
तो ये तीनों डेफिनेशंस आप पढ़िएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है, तो इसे आप जब मैं पीडीएफ दूंगी तो आप इसे पढ़िएगा। आई होप आपको सोशल इंटरेक्शन का मीनिंग क्लियर हो गया हो। अब यहाँ पर दो कंडीशन ऑफ सोशल इंटरेक्शन हमें दी है, किसने? पार्क एंड बर्जेस ने। तो ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इससे क्वेश्चन आ सकता है, तो इसे आप प्लीज स्किप मत करिएगा। दो कंडीशन इन्होंने क्या दी है? कॉन्टैक्ट और कम्युनिकेशन। देखो, अगर कॉन्टैक्ट में नहीं होंगे किसी से, अगर हम किसी से मिलेंगे नहीं, कॉन्टैक्ट नहीं करेंगे, तो क्या होगा? हम सोशल प्रोसेस नहीं कर पाएंगे, हम सोशल रिलेशनशिप्स को नहीं बना पाएंगे। कम्युनिकेशन, अगर हम किसी से बात नहीं करेंगे तो भी हमारा सोशल रिलेशनशिप नहीं हो पाएगा। देखो, कॉन्टैक्ट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ इंटरेक्शन। अगर हम किसी से इंटरेक्ट करेंगे तो फर्स्ट थिंग इज कि हमें उसके कॉन्टैक्ट में आना पड़ेगा। इट मीन्स सिंपली अ कमिंग टुगेदर ऑफ इंडिपेंडेंट सोशल यूनिट्स, मतलब दो इंडिपेंडेंट ह्यूमन बींग्स जब कॉन्टैक्ट में आएंगे तो होगा सोशल इंटरेक्शन। ठीक है, म्यूचुअल रिस्पॉन्स होता है। म्यूचुअल रिस्पॉन्स मतलब दोनों तरफ से ही कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही पार्टी कुछ बोल रही है, दूसरी पार्टी कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही है। टू काइंड्स ऑफ कॉन्टैक्ट, दो तरह के कॉन्टैक्ट होते हैं। पहला होता है कॉन्टैक्ट इन टाइम और दूसरा होता है कॉन्टैक्ट इन स्पेस। याद रखिएगा, ये सारी चीजें इन्होंने दी है, पार्क एंड बर्जेस ने, तो आपको ये नाम याद करके जाना है एग्जाम में। ठीक है, कॉन्टैक्ट इन टाइम का मतलब क्या है? कॉन्टैक्ट ऑफ ग्रुप विद अर्लियर जनरेशन थ्रू कस्टम, ट्रेडिशन, फोक वेज एंड मॉरल्स। तो जब हम पुरानी जनरेशन से कॉन्टैक्ट में रहते हैं, दैट इज कॉल्ड कॉन्टैक्ट इन टाइम। कॉन्टैक्ट इन स्पेस मतलब रिलेशनशिप बिटवीन कंटेम्प्रेरी। तो याद रखिएगा, टाइम की बात हो रही है तो हिस्ट्री यानी पास्ट की बात हो रही है, और स्पेस की बात हो रही है तो उसमें इन्होंने कंटेम्प्रेरी की बात की है, यानी अभी जो भी आप लोगों से, ग्रुप से कॉन्टैक्ट में हो, उसको आप कहोगे कॉन्टैक्ट इन स्पेस। ठीक है, कम्युनिकेशन की बात करो, कम्युनिकेशन इज मीडियम ऑफ इंटरेक्शन। भाई, किसी से अगर आपको इंटरेक्ट करना है, बात करनी है, तो आपको एक कोई लैंग्वेज, कुछ कम्युनिकेट करने के लिए तो चाहिए होगा ना, कॉमन चीज। तो तीन लेवल होते हैं कम्युनिकेशन के। पहला है सेंसेस, दूसरा है इमोशंस और तीसरा है इंटेलेक्ट और आइडियाज। सेंसेस में आता है कि हम उस इंसान को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, टच कर सकते हैं। ठीक है, इमोशंस मतलब कि जब जब आप किसी से बात करते हो तो आपके फेशियल एक्सप्रेशन कैसे हैं, ब्लशिंग यानी हंसना, मुस्कुराना जिसको कहते हैं, लाफिंग मतलब होता है हंसना। ठीक है, इंटेलेक्ट और आइडियाज मतलब कि जिससे आप बात कर रहे हैं उससे आपका इंटेलेक्चुअल मीन्स आइडियाज आपके मैच हो रहे हैं या नहीं। अब दो चीजें और हैं जो आपको समझनी है, डायरेक्ट एंड सिंबॉलिक इंटरेक्शन। डायरेक्ट इंटरेक्शन का मतलब होता है एक्टिविटीज ऑफ अ पर्सन विच मे बी सीन इन सच कंडक्ट एज पुशिंग, फाइटिंग, पुलिंग, embracing, other forms of bodily contact और other individuals। ठीक है, तो जो आप डायरेक्टली कर रहे हैं वो हो जाता है आपका डायरेक्ट इंटरेक्शन। इसको आप डायरेक्टली देख सकते हो, सीन होता है ये। ठीक, सिंबॉलिक में क्या होता है? जिसे आप देख नहीं सकते हो। सिंबॉलिक मीन्स आप कुछ कह रहे हो, कोई जेस्चर है ना, आपने किसी को देखा, आपने उसको देख के हाथ हिलाया, वेव किया उसकी तरफ, ये हो जाएगा किसमें? सिंबॉलिक इंटरेक्शन में। मैंने जाके उससे बात तो नहीं की, बट मैंने एक वेव किया, उसने भी उधर से वेव किया, इशारों में कहा हाँ ठीक हो, उन्होंने कहा हाँ मैं ठीक हूँ, तो ये सब आ जाएगा हमारा सिंबॉलिक इंटरेक्शन में। और डायरेक्ट इंटरेक्शन में क्या होगा? जब हम डायरेक्टली जाकर बॉडली कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, याद रखिएगा, बॉडी का कॉन्टैक्ट हो रहा है दूसरे इंडिविजुअल के साथ। ठीक है, अब यहाँ से कुछ ऐसे टर्म्स हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं सोशल प्रोसेसेस में जो हमें पढ़नी है। सिलेबस में डायरेक्टली वो शब्द मेंशन है, जैसे कोऑपरेशन, कॉन्फ्लिक्ट, असिमिलेशन, अकोमोडेशन। ये सारी चीजें आज हम इस स्पेशल क्लास में पढ़कर खत्म कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो कोऑपरेशन क्या होता है। द टर्म इज डिराइव फ्रॉम टू लैटिन वर्ड्स। दो लैटिन वर्ड से मिलके बना है कोऑपरेशन। को मतलब टुगेदर एंड ऑपरेरी मतलब वर्क। ठीक है, सो इट मीन्स जॉइंट वर्क और वर्किंग टुगेदर फॉर अ कॉमन रिवॉर्ड। कोऑपरेशन का मतलब सिंपल सा क्या होता है कि साथ में वर्क करना। ठीक है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट बेसिक एंड परवेसिव एंड कंटिन्यूअस सोशल प्रोसेस। बेसिक है मतलब सबसे मेन है, परवेसिव है मतलब सब जगह होता है, और कंटिन्यूअस है मतलब ये जो सोशल प्रोसेस है ये चलता रहता है, इसका कोई एंड नहीं है। ठीक है, इट मीन्स वर्किंग टुगेदर फॉर परस्यूट ऑफ कॉमन गोल। कॉपरेशन का मतलब क्या होता है? किसी ऐसी चीज के लिए काम करना सबका साथ में। ठीक है, टुगेदर किसी एक कॉमन गोल के लिए। इट रिक्वायर्स सिंपैथी एंड आइडेंटिफिकेशन। इसमें आपको सिंपैथी होना जरूरी है आपके अंदर। अगर आप बहुत ज्यादा ईगो में होंगे तो कोऑपरेशन नहीं हो पाएगा, तब क्या होगा? कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, तो आइडेंटिफिकेशन और सिंपैथी जरूरी है, दूसरे की चीज को समझ पाना जिसको कहते हैं। नेक्स्ट इज म्यूचुअल एड इज अनदर नेम फॉर कोऑपरेशन।
कोऑपरेशन को हम लोग म्यूचुअल एड भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों तरफ से ही ये चीज होती है, कोऑपरेशन जो है वो एक तरफ से नहीं हो सकता। ठीक है। कॉपरेशन इज पॉसिबल ओनली व्हेन देयर इज लाइक माइंडेडनेस, मतलब सेम थिंकिंग प्रोसेस होना चाहिए, सिमिलैरिटी ऑफ पर्पस, जो पर्पस है वो सेम होना चाहिए, म्यूचुअल अवेयरनेस होनी चाहिए, सेल्फलेस एटीट्यूड होना चाहिए और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तभी जाके क्या हो जाएगा, आपका कॉपरेशन हो पाएगा। अब यहाँ पर कुछ डेफिनेशंस दी हुई हैं कोऑपरेशन की, जो आपको खुद से पढ़नी है। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ कोऑपरेशन। तो 5 टाइप्स के कोऑपरेशन होते हैं। पहला है डायरेक्ट, दूसरा इनडायरेक्ट, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। देखो डायरेक्ट में क्या होता है, द इंडिविजुअल इन्वॉल्व टू डू द आइडेंटिकल फंक्शन, मतलब एक ऐसी चीज कर रहे हैं जो दोनों के लिए सेम है। जैसे अगर कोई गेम खेल रहा है, ठीक है, या फिर साथ में पूजा कर रहे हैं, तो ये दोनों चीजें क्या है, दोनों एक्टिविटी सेम है, आइडेंटिकल है, तो ये हो जाएगा हमारा डायरेक्ट कोऑपरेशन। इसमें आप सभी को एक जैसा कोऑपरेशन चाहिए होगा। ठीक है। इनडायरेक्ट, पीपल वर्क इंडिविजुअली फॉर द अटेनमेंट ऑफ अ कॉमन एंड, मतलब लोग अलग अलग काम कर रहे हैं बट उनका जो मेन चीज है, मेन जो उनका गोल है वो सेम है। ठीक है। इसमें क्या था कि इसमें आइडेंटिकल फंक्शन था, एक ही चीज सब लोग कर रहे थे और गोल भी सेम था। बट इसमें क्या है, इसमें है कि गोल तो सेम है बट सबके काम जो है वो अलग अलग है, वर्क जो है वो कर रहे हैं इंडिविजुअली कर रहे हैं। ठीक है। जैसे फार्मर, डायर, टेलर, ये सारे काम अलग अलग कर रहे हैं पर इनका जो गोल है वो क्या है, प्रोड्यूसिंग क्लोथ्स। ओके। सो नाउ वी विल सी व्हाट इज प्राइमरी। जैसे कि हमें पता है प्राइमरी ग्रुप्स क्या होते हैं, हमारा फैमिली, हमारे फ्रेंड्स है ना, जो क्लोजली हमारे साथ होते हैं। नाउ सी एवरी मेंबर वर्क फॉर द बेटरमेंट। प्राइमरी कोऑपरेशन में क्या होता है, हर इंसान एक दूसरे का अच्छा सोच के काम कर रहा होता है, कोई मीन्स या गोल्स नहीं होते हैं, दोनों ही एक होते हैं। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। सेकेंडरी में क्या होता है, ये बहुत ही हाईली फॉर्मलाइज्ड होता है, स्पेशलाइज्ड होता है, आपके वेल डिफाइंड इसमें मीन्स और गोल्स होते हैं। ठीक है। और सारे ही मेंबर्स को एक दूसरे के लिए लॉयल्टी होनी चाहिए। ठीक है। एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं यहाँ पे पॉलिटिकल, एजुकेशनल या फिर रिलीजियस। अब टर्शरी जो होते हैं वो बहुत बड़े ग्रुप्स की बात होती है। ठीक है। जैसे बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी या पूरी कास्ट, ट्राइब, ठीक इस तरीके जब हम बड़े ग्रुप्स की, बिगर ग्रुप्स की बात करते हैं तब वो हमारा आ जाता है टर्शरी कोऑपरेशन में। जैसे 2 पॉलिटिकल पार्टीज मे वर्क टुगेदर इन एन अटेम्प्ट टू डिफीट अ थर्ड पार्टी, जैसे कि 2 पार्टी आपस में मिल गई और वो थर्ड पार्टी को डिफीट करने के लिए काम कर रही है, तो उसमें जब कोऑपरेशन चाहिए होगा, दिस काइंड ऑफ कोऑपरेशन इज कॉल्ड टर्शरी कोऑपरेशन। तो आई होप आपको ये पांचों टाइप्स के कोऑपरेशन जो है वो क्लियर हो गए होंगे। मैंने बहुत ही बेसिक बेसिक कंपाइल करने की कोशिश की है क्योंकि एग्जाम में आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा बट थोड़ा सा एग्जाम्पल बेस्ड आ सकता है ना, तो आपको कॉन्सेप्ट इसका क्लियर होना चाहिए। रटने की कोशिश मत करो, यहाँ पे चीजों को कीवर्ड्स याद करो और कॉन्सेप्ट को समझो। ठीक है। सो अब हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव जो कि कोऑपरेशन के बारे में किन किन सोशियोलॉजिस्ट ने क्या बोला है। सबसे पहला है मैकाइवर एंड पेज। इन्होंने बोला है कि मेन जो हैं वो बिना कोऑपरेशन के एसोसिएट ही नहीं कर सकते, मतलब चल ही नहीं सकते, मिल ही नहीं सकते। ठीक है। वो साथ में काम ही नहीं कर पाएंगे अगर उनके पास कोऑपरेटिंग पावर्स या कोऑपरेटिंग स्किल्स नहीं है। ठीक है। सीएच कूली ने कहा था कि इट अराइजेज ओनली व्हेन मेन रियलाइज दैट दे हैव कॉमन इंटरेस्ट। कह रहे हैं कोऑपरेशन तभी आता है जब 2 लोगों का कॉमन इंटरेस्ट हो। ये बात एकदम सही है ना। अगर मैं आपको पढ़ा रही हूँ सोशियोलॉजी और आपका इंटरेस्ट सोशियोलॉजी में नहीं है, आपका इंटरेस्ट है किसी और सब्जेक्ट में, मान लो हिस्ट्री में है, तो फिर क्या होगा, कोऑपरेशन कहाँ से आएगा। 2 लोगों के बीच में इंटरेस्ट होना जरूरी है, ऐसा कहा था सीएच कूली ने। ठीक है। दे कॉपरेट बिकॉज दे हैव सफिशिएंट टाइम, इंटेलिजेंस एंड सेल्फ कंट्रोल। ये भी याद रखिएगा, वो कह रहे हैं कि कॉपरेट लोग इसलिए करते हैं क्योंकि उनके पास सफिशिएंट टाइम होता है, इंटेलिजेंस होती है, सेल्फ कंट्रोल होता है। ठीक है। यंग एंड मैक ने क्या कहा था, कॉपरेशन रिक्वायर्स फर्स्ट ऑफ ऑल अ मोटिवेशन। इन्होंने किसकी बात की थी, मोटिवेशन की। देखो जो जो चीजें मैं ऐसे अंडरलाइन या ब्रैकेट में कर रही हूँ वो सब आपको याद रखनी है। ठीक है। क्योंकि वो सारे ही क्या है, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं। तो आप इसको बिल्कुल भी ये मत सोचेगा कि मैं कुछ भी अंडरलाइन करती हूँ, जो भी इंपॉर्टेंट है मैं वही मार्क करती हूँ। तो जब मैं आपको पीडीएफ दूंगी आप प्लीज इसके कीवर्ड बेस्ड नोट्स बनाइए और पढ़िए। ठीक है। तो
यंग एंड मैक ने कहा था कि कोऑपरेशन में हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो चाहिए वो है मोटिवेशन। अगर मोटिवेशन ही नहीं होगा तो फिर आप कैसे गोल को अचीव कर पाओगे। दूसरी चीज, पीपल मस्ट हैव नॉलेज ऑफ द बेनिफिट ऑफ कोऑपरेटिव एक्टिविटी। लोगों को इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि जो वो कोऑपरेटिव एक्टिविटी कर रहे हैं उसमें क्या उनको बेनिफिट होने वाला है। तीसरी चीज इन्होंने बोली थी कि पीपल मस्ट हैव फेवरेबल एटीट्यूड टुवर्ड शेयरिंग बोथ द वर्क एंड रिवॉर्ड। लोगों के अंदर ये चीज होना चाहिए कि वो अपना काम और अपने रिवॉर्ड को इक्वली एक दूसरे में डिस्ट्रीब्यूट करें। ठीक है, तो इतनी बातें आपको याद रखनी है यहाँ पे। नाउ कोऑपरेशन के टॉपिक में आपको उतनी ही बातें पढ़नी है। वी आर स्टार्टिंग विद कंपटीशन। कंपटीशन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ सोशल स्ट्रगल है। ठीक है, इट इज अ नेचुरल रिजल्ट ऑफ यूनिवर्सल स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। मतलब दो लोग जब एग्जिस्ट करने के लिए स्ट्रगल कर रहे होते हैं, जैसे अगर अभी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, सारे स्टूडेंट्स अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, लेट्स से जेएनयू में एडमिशन चाहते हैं सब, तो ये क्या है, आप एक चीज के लिए सभी लोग स्ट्रगल कर रहे हो ना, बट सबका तो नहीं होने वाला है। जो डिजर्विंग होंगे, जिनके अंदर ज्यादा डिजायर होगा, जो हार्डवर्क कर रहे होंगे, सिर्फ उन्हीं का होगा। दिस इज कॉल्ड कॉम्पिटिशन। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है आपको समझाने के लिए। इट इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट ऑल पीपल कैन नेवर सेटिस्फाई ऑल डिजायर। इसका मतलब क्या है कि आप सारे ही डिजायर जो लाइफ में हैं उनको आप पूरा नहीं कर सकते हैं। कॉम्पिटिशन हमें ये बताता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने 10 तरह के एग्जाम सोच रखे हैं कि मैं ये क्वालिफाई करूंगा, वो क्वालिफाई करूंगा, ठीक है, बट आप अगर हार्डवर्क नहीं डाल रहे हो तो फिर आप सारी चीजें नहीं अचीव कर सकते हो सकता है कि एक एग्जाम आप क्वालिफाई कर लो, दूसरे में आप फेल हो जाओ। ये बात होती है कंपटीशन में। ठीक है, कंपटीशन टेक प्लेस व्हेनेवर देयर इज एन इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ थिंग्स। कंपटीशन कब आता है? जब चीजों में इनसफिशिएंसी होती है। ठीक है, अब आप सभी को एडमिशन लेना है बट इनसफिशिएंसी कैसे है? एडमिशन तो होगा बट सीटें कम है ना। 500 स्टूडेंट्स हैं तो सीटें 30 ही है लेट्स से, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा कंपटीशन है ना। whenever and wherever commodities which people are available in limited there is a competition। जब कभी भी ऐसा होता है कि लोग ज्यादा हैं और उनकी जो सप्लाई है, जो चीजें उनको चाहिए वो बहुत ही ज्यादा लिमिटेड है, वहां पर हमेशा क्या होता है? कंपटीशन। ठीक, पार्क एंड बर्जेस ने क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि इंटरेक्शन विदाउट सोशल कॉन्ट्रैक्ट। कंपटीशन को इन्होंने बुलाया था कि ये एक तरह का इंटरेक्शन है जिसमें आपका कोई भी सोशल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। ओके, हर्टन एंड हंट ने कहा था कि स्ट्रगल फॉर पोजीशन ऑफ रिवॉर्ड्स विच आर लिमिटेड। इन्होंने कहा था कंपटीशन का मतलब है कि रिवॉर्ड्स जो होते हैं उनके पीछे पोजीशन होना, ठीक, और वो क्या है? लिमिटेड है। ठीक है, तो ये चीज, इतनी चीजें आपको इसमें याद रखनी है। So now we are going to see what are the important characteristics of competition। पहला है scarcity as a condition of competition। हम लोगों ने अभी पढ़ा, scarcity का मतलब होता है कमी होना। तो अगर चीज़ों में कमी है, scarcity है, limited है, तो फिर वहाँ पे competition जरूर होगा। ठीक है, competition may be found even in circumstances of abundance। देखो, अगर बहुत ज़्यादा है चीज़ें तो भी competition होता है। जैसे अगर आप एम्प्लॉयमेंट की बात कर लो, अब आपका एडमिशन हो गया मान लो, ठीक है, सब बच्चों का जेएनयू में एडमिशन हो गया। अब जेएनयू में जाने के बाद भी क्या कंपटीशन खत्म हो जाएगा? नहीं, वहां पे तो सब लोग एडमिशन लेके आ गए, अब वहां पे कंपटीशन स्टार्ट। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्कार्सिटी में होता है, अबंडेंस जब होता है, लोग जब ज्यादा होते हैं तो भी कंपटीशन होता है। ठीक है, जैसे आप एक बहुत अच्छी कंपनी में काम कर रहे हो, अच्छा स्टेटस है आपका, तो वहां पे सारे एम्प्लॉयर्स जो होंगे वो लगे होंगे कि मेरा प्रमोशन हो जाए, मेरा प्रमोशन हो जाए। ठीक है, तो कंपटीशन इज एवरीवेयर। यही बता रहा है, इट इज कॉन्टिन्यूअस एंड यूनिवर्सल। सब जगह आपको कंपटीशन मिलेगा और ये चलता रहता है, कॉन्टिन्यूअस होता है। ठीक है, इट स्टिमुलेट्स अचीवमेंट्स एंड कॉन्ट्रीब्यूट्स टू सोशल चेंज। तो ये अचीवमेंट जो हमारे होते हैं वो इसी की वजह से मिलते हैं क्योंकि हम compete करते हैं। जैसे कॉलेज में, टीम में, अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे, आपके अंदर एक सेंस होगा कि मुझे कंपटीशन में हूँ मैं, मुझे ज्यादा इनसे बेटर करना है, तो फिर आपको क्या होगा? आपको अचीवमेंट मिलेगी और उससे क्या होगा? सोशल चेंज आएगा। ठीक है, इट मे बी पर्सनल, हो सकता है आपका कंपटीशन जो है वो पर्सनल हो, किसी और को ना पता हो। पड़ोस के शर्मा जी के बेटे से आपका कंपटीशन है, उनके 90% आए थे लास्ट टाइम, तो अब आपको एक वो है कि मुझे उनसे ज्यादा लाने हैं। ठीक है तो ये हो गया पर्सनल। इम्पर्सनल भी हो सकता है, मतलब आप एक दूसरे को जानते नहीं है फिर भी आप एक कंपटीशन में है। बहुत अच्छा एग्जांपल है यहाँ पे अभी का। बहुत से यहाँ पे मेरा वीडियो देख रहे होंगे, हो सकता है उसमें से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर प्रिपेयरिंग फॉर सीयूईटी, बट क्या आप एक दूसरे को जानते हो पर्सनली? नहीं, इम्पर्सनल हो आप। ठीक है, तो वो चीज यहाँ पे आप समझ सकते हो। इट मे बी कंस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव मतलब हेल्दी भी हो सकता है कंपटीशन, अच्छा हो सकता है। जैसे दो लोग अगर वॉक पे जाने का कंपटीशन कर रहे हैं, ठीक है,
तो क्या हो रहा है, इससे दोनों का ही वेट कम होगा, दोनों हेल्दी होंगे। डिस्ट्रक्टिव मतलब कि इतना ज्यादा कंपटीशन के पीछे वो हो जाना कि अपनी हेल्थ ही निगलेक्ट करे दे रहे हो, इतना ज्यादा पढ़ रहे हो कंपटीशन के चक्कर में कि अगले दिन हॉस्पिटल ही पहुंच गए, तो डिस्ट्रक्टिव भी होता है कंपटीशन। इट इज ऑलवेज गवर्न बाई नॉर्म्स, हमेशा कंपटीशन में कुछ तरह के रूल्स होते हैं, जैसे आपके सीयूईटी में एग्जाम में आपके नेगेटिव मार्किंग है तो सबके लिए है, तो इस तरह के रूल्स हमेशा कॉम्पिटिशन्स में होते हैं, ठीक है। नाउ दीज आर सम ऑफ द टाइप्स ऑफ कंपटीशन दैट यू शुड नो। पहला है सोशल, दूसरा इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड कल्चरल। तो एक एक करके हम सारे समझेंगे, ठीक है। सोशल क्या है, पीपल ऑलवेज compete टू गेट इनटू हायर स्टेटस। हमेशा ये कंपटीशन रहता है ना कि हमें हायर पोजीशन पे जाना है, ठीक है। सारी ही सोसाइटीज में हमें ये देखने को मिलता है। वेर एवर इंडिविजुअल एबिलिटी, मेरिट और टैलेंट इज अक्यूट, ऐसी सोसाइटीज जहाँ पे मेरिट के बेसिस पे, एबिलिटी के बेसिस पे आप आगे जा सकते हैं, वहां पर ये देखा जाता है कि बहुत ज्यादा लोग ऑब्सेस्ड होते हैं कि उन्हें हायर स्टेटस पे जाना है। फॉर एग्जाम्पल कि आपके पड़ोसी ने कार ले ली, अब कहीं ना कहीं आपके अंदर भी ये होगा कि मुझे भी इस साल कार लेनी है, ये होता है कंपटीशन। आपके सारे फ्रेंड्स अगर मजे कर रहे हैं, गाड़ियां खरीद रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, तो आप भी उसे देख के कहीं ना कहीं ये सोचेंगे कि यार मुझे भी जॉब चाहिए, मुझे भी जो है ऐसे करना है। तो ये चीज जो होती है ना कि एक एक करके आपको अपनी पोजीशन चेंज करनी है, ये होता है सोशल कंपटीशन, जब सोसाइटी के फैक्टर्स आपको पुश करते हैं कि आप कंपीट करें, आप ज्यादा से ज्यादा ऊपर जाएं, ठीक है। Next is economic. It is witnessed in the processes of production, distribution and consumption of goods. तो इकोनॉमिक कंपटीशन में क्या होता है, जैसे कि इकोनॉमिक्स में हम देखते हैं प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन। मैन ऑलवेज स्ट्रगल फॉर हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, यानी इंसान हमेशा ये चाहता है कि उसका जो लिविंग स्टैंडर्ड है, मतलब उसका जो जीने का तरीका है, जो स्टैंडर्ड है, वो हमेशा अच्छा हो, हायर हो, ठीक है। मीन्स अभी आपके पास फैन है, आप चाहोगे अंदर से कि आपके पास एसी हो, आपके पास छोटी कार है, आपके अंदर ये चीज आएगी ऑटोमेटिकली कि मुझे बड़ी कार चाहिए, ठीक है। जॉब्स में भी ऐसा होता है, आप एक जगह जॉब कर रहे होगे तो आपको जल्द से जल्द चाहिए होगा कि मुझे अच्छी जगह जॉब करनी है, इससे भी बड़े ऑफिस में जॉब करनी है, ठीक है। तो इस तरह की जो चीजें होती हैं जो वेल्थ से रिलेटेड होते हैं, वो होते हैं हमारे इकोनॉमिक कॉम्पिटिशंस, ठीक है। नेक्स्ट इज पॉलिटिकल। पॉलिटिकल पार्टीज आर ऑलवेज इंगेज, ये तो हमें पता ही है पॉलिटिक्स में कितना ज्यादा कंपटीशन होता है, कांग्रेस वर्सेस बीजेपी। आप कोई भी एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हो, ये बहुत ही इजी है, इसमें कुछ भी समझाने वाला नहीं है। कल्चरल में क्या होता है, कभी कभी क्या होता है दूसरे दूसरे कल्चर जो होते हैं वो आपस में compete करने लगते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल हमें हिस्ट्री में बहुत सारे देखने को मिलते हैं, यहाँ पे कुछ मेंशन भी है ना। आप ब्रिटिश और इंडियंस में देख सकते हो। तो ये सारी चीजें जब कल्चर के बेस पे कंपटीशन करने लगते हैं हम लोग, तो वो हो जाता है कल्चरल कंपटीशन। तो आई होप आपको ये चारों ही टाइप्स अच्छे से क्लियर होंगे, बहुत ईजी है, एक बार पढ़ के देखिएगा, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब हम लोग देखेंगे कुछ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। ऑकबर्न एंड निमकॉफ ने ये बोला था कि कंपटीशन जो है वो प्रोवाइड करता है इंडिविजुअल को बेटर अपॉर्चुनिटीज, ताकि वो अपने एक्सपीरियंस को रिकॉग्नाइज कर पाए, अपने डिजायर्स को सेटिस्फाई कर पाए, ठीक है। GR मदन ने बोला था कि अपनी किताब में, ये उनकी बुक है थियोरिटिकल सोसाइटी, इन्होंने 3 फंक्शंस बताए थे हमें कंपटीशन के, आप याद रखिएगा, एग्जाम में इससे क्वेश्चन बन सकता है। इट फोकसेस अटेंशन ऑन अल्टरनेटिव्स, यानी हमारे पास अभी जो ऑप्शन है उसके अलावा जो हमारे पास और भी ऑप्शंस हैं उस पर हम फोकस कर पाते हैं। इट प्रोवाइड्स द बिलीफ, हम जो सोचते हैं, हम जो मानते हैं, उनको ये बिलीव्स हमें देते हैं, ठीक है। इट प्रोवाइड्स द मैकेनिज्म by which well qualified and competent person can be selected to perform special junction of the group। तो ये एक तरह का तरीका है जिससे कि जो बेस्ट है, जो वेल क्वालिफाइड है, जो हाईली कॉम्पिटेंट है, मतलब ऐसा इंसान जिससे compete करना मुश्किल है, वो निकल के आता है बाहर, ठीक है। तो उसको सेलेक्ट करने का एक बहुत अच्छा ये तरीका है। नाउ वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट एक ऐसा प्रोसेस है जो सारे ही ह्यूमन रिलेशंस में हमें देखने को मिलता है, हमेशा से ये प्रेजेंट रहा है। इट इज वन ऑफ द फॉर्म ऑफ स्ट्रगल बिटवीन इंडिविजुअल और ग्रुप्स, एक तरह का स्ट्रगल है तो जो दो लोगों के बीच में होता है, ठीक है। Conflict take place whenever a person or a group seeks to gain reward not by surpassing other competitors but preventing them from effectively competing। देखो यहाँ पे समझो, कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है जब दो ग्रुप्स हैं, ठीक है, और पहला वाला
पहला वाला जो ग्रुप है वो रिवॉर्ड्स लेना चाहता है, बट दूसरे वाले से compete करके नहीं, दूसरे वाले को ऐसा बना के कि वो हमसे compete ना कर पाए, ठीक है। तो ये हो जाता है कॉन्फ्लिक्ट में। हम यहाँ पे कार्ल मार्क्स को ला सकते हैं। कार्ल मार्क्स की थ्योरी अगर आप सोचोगे, आपने पढ़ी है, तो आपको कॉन्फ्लिक्ट के जो बेसिक्स हैं वो क्लियर होंगे। अब देखो हर्टन एंड हंट ने क्या बोला है, उन्होंने बोला है कि प्रोसेस ऑफ सीकिंग टू मोनोपोलाइज रिवॉर्ड बाय एलिमिनेटिंग द वीकनिंग द कॉम्पिटिटर्स। मतलब सारा ही जो रिवॉर्ड है वो एक तरफ आप ले लो। मोनोपोलाइज मतलब क्या होता है, सिंगल सेलर। इकोनॉमिक्स में हम पढ़ते हैं मोनोपोली मतलब सिंगल सेलर। अब यहाँ पे रिवॉर्ड का मोनोपोलाइजेशन क्या है कि आप सारा ही रिवॉर्ड एक को मिलेगा, बाकी सबको नहीं मिलेगा, ठीक है। एलिमिनेट कर दिया बाकी कॉम्पिटिटर्स को, ये हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट इज A.W. ग्रीन, डेलिब्रेट अटेम्प्ट टू अपोज, रेजिस्ट, कोर्स, दैट इज अनदर। तो ये सारे कीवर्ड्स हैं जो आपको याद रखने हैं, ठीक है। यंग एंड मैक ने क्या कहा था, इट टेक्स द फॉर्म ऑफ इमोशनलाइज्ड एंड वायलेंट अपोजिशन इन विच मेजर कंसर्न इज टू ओवरकम द ओपोनेंट। देखो यहाँ पे क्या समझने वाली बात है कि अभी हम लोगों ने कॉपरेशन में पढ़ा था ना, दो पार्टीज है, उनका जो गोल है वो सेम होना चाहिए, दोनों को रिवॉर्ड चाहिए, दोनों का जो गोल है वो सेम है। बट कॉन्फ्लिक्ट में ऐसा नहीं है। कॉन्फ्लिक्ट में चाहिए होता तो गोल दोनों का है, बट सब अपने बारे में पहले सोचते हैं। कॉपरेशन में ऐसा नहीं है, हमें दोनों के बारे में म्यूचुअली सोचना था। यहाँ पर क्या होता है कि सब अपना ही देखने लगते हैं, ठीक है। और उससे क्या होता है कि कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है। तो ये चीज आप याद रखिएगा। नाउ वी आर गोइंग टू सी सम इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। पहला है यूनिवर्सल। सारी सोसाइटीज में कॉन्फ्लिक्ट होता है। हमने कई थ्योरीज पढ़ी होंगी, मार्क्स, एंगल्स, साइमन ने। अगर आप सोशियोलॉजी के स्टूडेंट हैं, अगर आपने बैचलर्स भी कर रखा है, तो आपने ये सारी चीजें पढ़ी होंगी, ठीक है। इसके अलावा मैंने कार्ल मार्क्स पे एक कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी का बना भी रखा है वीडियो पर्सपेक्टिव, तो आप वो यहाँ पर देख सकते हैं। कॉन्शियस एक्शन, कॉन्शियस एक्शन मतलब अनकॉन्शियस नहीं होता है। कॉन्फ्लिक्ट जो है वो हम जानबूझ के करते हैं, हमें पता होता है कि हम ये कर रहे हैं, ठीक है। हमारे बहुत सारे डीपेस्ट इमोशन और स्ट्रॉन्ग पैशन उसमें इन्वॉल्व होता है, ठीक। कंपटीशन इज पर्सनलाइज्ड एंड इट लीड्स टू कॉन्फ्लिक्ट। जब कंपटीशन आप पर्सनलाइज कर लेते हो, तब क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाता है। नेवर कंटिन्यूज बट टेक्स प्लेस ओकेजनली। हमेशा तो कॉन्फ्लिक्ट नहीं कंटिन्यू रहता है, बट ज्यादातर ओकेजनली हमें देखने को वो मिल जाता है। डिफाइन इश्यूज अबाउट विच इंडिविजुअल्स डिफर अलॉट। हमेशा कॉन्फ्लिक्ट ऐसी जगह पे ही होता है, ऐसे इश्यूज में होता है जहां पे दो इंडिविजुअल जो हैं वो अलग अलग है, ठीक है। अगर सेम होंगे, म्यूचुअल चीजें होंगी, तो क्या होगा, कोऑपरेशन होगा। बट क्योंकि डिफर है इसलिए कॉन्फ्लिक्ट होता है। इट इज कंडीशन बाय कल्चर, ऑब्जेक्ट्स ऑफ कल्चर आर प्रॉपर्टी, पावर, स्टेटस, फ्रीडम। तो ये सारा जो कॉन्फ्लिक्ट होता है ना कहीं कंडीशनड होता है, यानी कल्चर जो है हमारा वो इस कॉन्फ्लिक्ट को हेल्प करता है, ठीक है। बहुत तरह के होते हैं। माइक्रो अगर है तो फैमिली में कॉन्फ्लिक्ट, मैक्रो है तो जैसे दो नेशंस के बीच में कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। फ्रस्ट्रेशन एंड इनसिक्योरिटी प्रमोट्स कॉन्फ्लिक्ट। जब आप फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, आपको इनसिक्योरिटी होती है, चीजों को लेके आपको श्योरिटी नहीं होती, तब क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है, ठीक है। जॉर्ज जिमल्स फॉर्म्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। तो जॉर्ज जिमल ने हमें कुछ टाइप्स दिए थे कॉन्फ्लिक्ट के, जो कि आपको याद रखना है। पहले तो इनके नाम याद कर लीजिए, वॉर, फ्यूड, लिटिगेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इम्पर्सनल आइडियाज। वॉर में इन्होंने बात की है जो हमें पता है, जब वॉर होती है कॉन्फ्लिक्ट की वजह से होती है, जब दो लोगों के बीच में, दो कह सकते हैं नेशन के बीच में जब प्रॉब्लम्स होती हैं तो वॉर होता है, ठीक है। फ्यूड में इन्होंने कहा इंट्रा ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट, इट में अराइज बिकॉज ऑफ इनजस्टिस एलिज्ड टू हैव बीन डन बाय वन ग्रुप टू अनदर। तो फ्यूड में इन्होंने कहा दो ग्रुप के बीच में ये होता है जब एक ग्रुप ने कुछ इनजस्टिस किया हो दूसरे ग्रुप के साथ, ठीक है। लिटिगेशन में क्या होता है, इज अ जुडिशियल स्ट्रगल बाय एन इंडिविजुअल और ग्रुप टू प्रोटेक्ट राइट ऑफ पोजीशन। जब अपने राइट के लिए आप जाते हो, लिटिगेशन मतलब क्या होता है, जब आप पब्लिक लिटिगेशन आपको पता ही होगा, ठीक है। तो जब आप कोर्ट में जाके उस चीज के लिए अप्लाई करते हो, आप अपने कॉन्फ्लिक्ट को वहां पर बताते हो, ये हो जाता है हमारा लिटिगेशन, ठीक है। दो लोग जब कोर्ट में जा रहे हैं। देन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इम्पर्सनल आइडियाज, यानी कॉन्फ्लिक्ट कैरीड ऑन बाय द इंडिविजुअल नॉट फॉर देमसेल्व्स बट फॉर एन आइडियल। यानी इम्पर्सनल क्या होता है, किसी ऐसी चीज के बारे में बात हो रही है जिसे आप देख नहीं सकते, जिसे आप टच नहीं कर सकते, है ना। पर्सनल नहीं है, इम्पर्सनल है, मतलब कुछ ऐसा है, कुछ आइडियोलॉजी है जिसके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो उसे हम कहेंगे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इम्पर्सनल आइडियाज। तो ये चार हैं मेनली, आपको इनका जिस्ट याद रखना है, बट इनके नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आप याद रखिएगा।
तो अब कुछ टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट देखते हैं, ठीक है। पहला है कॉर्पोरेट एंड पर्सनल। तो कॉर्पोरेट अकर्स अमंग द ग्रुप्स विद इन सोसाइटी और टू सोसाइटी। याद रखना, जब किसी सोसाइटी के दो ग्रुप या किसी दो सोसाइटीज में ही कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तो वो हो जाएगा कॉर्पोरेट। पर्सनल क्या होता है, हस्बैंड वाइफ स्टूडेंट टीचर, ठीक है, माइक्रो लेवल पे जब कोई कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। लेटेंट एंड ओवर्ट। लेटेंट और ओवर्ट में क्या होता है, लॉन्ग बिफोर कॉन्फ्लिक्ट इरप्ट्स इन हॉस्टाइल एक्शन इट हैज एग्जिस्टेड इन लेटेंट फॉर्म। लेटेंट मतलब होता है कि कॉन्फ्लिक्ट पहले से ही था बट हमें वो चीज दिख नहीं रही थी, ठीक है, बट वो था पहले से। सोशल टेंशन और डिससेटिस्फैक्शन जो था वो कहीं ना कहीं प्रेजेंट था बट हमें वो चीज दिख नहीं रही थी, ठीक है। ये हो जाता है हमारा लेटेंट। लेटेंट बिकम्स ओवर्ट व्हेन इशू इज डिक्लेयर्ड। और जब उस इशू को डिक्लेयर कर दिया जाता है तो जब हमें वो दिखने लगती है कॉन्फ्लिक्ट, वो हो जाता है हमारा ओवर्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्लास कॉन्फ्लिक्ट। क्लास कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, जब दो सोशल क्लासेस के बीच में हो रहा हो, जैसे कि रिच और पुअर, हमें इसके बारे में कार्ल मार्क्स ने बताया है। नेक्स्ट रेशियल कॉन्फ्लिक्ट। फिजियोलॉजिकल डिफरेंस में जब होता है, मींस फिजिकली जब आप बॉडी में आपके डिफरेंस है, आपका फेस डिफरेंट है, आपका कलर डिफरेंट है, इसके बेसिस पे जब कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तो उसे हम कहेंगे रेशियल कॉन्फ्लिक्ट। ये एग्जांपल में आप ले सकते हो, व्हाइट्स वर्सेस नीग्रोज। नेक्स्ट इज ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट। ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, दो ग्रुप के बीच में जब कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तो वो ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट हो गया। इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट, जब दो नेशंस के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तो वो हो गया हमारा इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट। नाउ वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज अकोमोडेशन। तो अकोमोडेशन क्या होता है, देखो अभी हम लोगों ने कॉपरेशन में पढ़ा था कि जब दो पार्टीज का म्यूचुअल कोई गोल होता है और उस गोल को करने के लिए उनके अंदर एक दूसरे के लिए सिंपैथी होती है ना, प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं, दोनों ही म्यूचुअली इंटरेस्टेड होते हैं, अंडरस्टैंडिंग होती है, तब कॉपरेशन होता है। इसी का अपोजिट हमारा कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, मीन्स जब दो पार्टीज के बीच में सेम चीज नहीं होती है, सेम आइडियोलॉजी नहीं होती है, तो कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। अब अकोमोडेशन क्या होता है, अकोमोडेशन में क्या होता है कि एक बीच का रास्ता जब आप निकालते हो, एक तरह का एग्रीमेंट कर लेते हो ताकि एक सोशल ऑर्डर मेंटेन रहे, ठीक है। ये हो गई बेसिक बात। अब हम लोग देखते हैं कि नोट्स में क्या है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट प्रिंसिपल टाइप्स ऑफ सोशल प्रोसेसेस। ये बहुत ही मोस्ट प्रिंसिपल मीन्स बहुत इंपॉर्टेंट है सोशल प्रोसेस का टाइप, बिकॉज इसी की वजह से क्या होता है कि सोसाइटी में सोशल ऑर्डर आता है। सोशल ऑर्डर मतलब एक हिसाब से बैलेंस्ड वे में सोसाइटी में चीजें चलने लगती हैं। अब यहाँ पे पार्क एंड बर्जेस ने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमें बताई है। इन्होंने कहा ह्यूमन सोशल ऑर्गेनाइजेशन इज फंडामेंटली द रिजल्ट ऑफ एन अकोमोडेशन। इन्होंने कहा जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन होता है वो इसीलिए होता है क्योंकि सोसाइटी में अकोमोडेशन हो जाता है कॉन्फ्लिक्ट एलिमेंट्स का, मतलब ऐसी चीजें जो आपस में कॉन्फ्लिक्ट में थी वो अब बैलेंस्ड हो जाती हैं, ठीक है। इट इज अ सेंस ऑफ कॉम्प्रोमाइज, याद रखना ये कीवर्ड है। तो अकोमोडेशन में हम देखते हैं कि दोनों पार्टीज जो दोनों कॉन्फ्लिक्ट में होती हैं वो कॉम्प्रोमाइज कर लेती हैं, किसी एक चीज पे वो आके एग्री करती हैं तो एग्रीमेंट होता है, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट कैन नॉट कंटिन्यू इनडेफिनेटली एंड मैन डज नॉट चेरिश द प्रोस्पेक्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। इसीलिए एडजस्टमेंट जरूरी है। देखो कभी भी जब कॉन्फ्लिक्ट होता है ना, तो चाहे वो इंसान हो, चाहे वो पूरे ग्रुप्स हो, सोसाइटी हो, नेशन हो, कॉन्फ्लिक्ट हमेशा नहीं चल सकता है क्योंकि उससे सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, ठीक है। तो इसलिए एडजस्टमेंट जरूरी है और ये एडजस्टमेंट जो होते हैं, इन्हीं एडजस्टमेंट्स को हम कहते हैं अकोमोडेशन। तो आई होप आपको अकोमोडेशन की जो मीनिंग है वो समझ में आ गई होगी। Here are some definitions of accommodation जो आपको पढ़नी है, आप इसे पढ़िएगा, कीवर्ड्स आप इसके नोट कर लीजिए और मुझे बताइएगा अगर आपको कोई भी इसमें प्रॉब्लम होती है। अब कुछ मेथड्स हमें दिए हैं अकोमोडेशन के गिलिन एंड गिलिन ने, जो कि आपको पढ़ने हैं। पहला है यील्डिंग टू कोअर्जन। कोअर्जन क्या होता है, किसी से कुछ भी फोर्सफुली कराना, ठीक है। कोअर्जन इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ फोर्स फॉर मेकिंग द वीकर पार्टी टू एक्सेप्ट, ठीक है। तो अकोमोडेशन पहला तो इस तरह से हो जाता है कि जो वीकर पार्टी है उसे जबरदस्ती करके और एग्रीमेंट करवा लो, ठीक। कॉम्प्रोमाइज, कॉम्प्रोमाइज मतलब दोनों ही पार्टीज कुछ ना कुछ कंसेशन करते हैं, कुछ डिमांड एक दूसरे की जो होती है वो उसे पूरा करते हैं और कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, ठीक है। रोल ऑफ थर्ड पार्टी, थर्ड पार्टी मतलब दो लोग जिनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट है, उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट ना हो इसलिए बीच में एक एडवाइजरी आता है और वो उस कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करवाता है, ठीक है। टॉलरेशन, टॉलरेशन जैसे कि हमें सिखाते हैं रिलीजियसली हमें टॉलरेंट होना चाहिए, मतलब आप ज्यादा दूसरे की चीजों को जज ना करें, एक्सेप्ट करें, ठीक है।
ये हो जाता है हमारा टॉलरेंस में। कन्वर्जन, कन्वर्जन मतलब अगर आपको ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है एक चीज में तो आप कन्वर्ट होके दूसरी चीज में हो जाइए, जैसे हम रिलीजियस कन्वर्जन में पढ़ते हैं, ठीक है। सब्लिमेशन, सब्लिमेशन में हम गांधी जी का एग्जाम्पल लेंगे, मतलब आपको एग्रेसिव नहीं होना है, आप अगर दूसरा एग्रेसिव है तो आप एकदम शांत रहिए, ठीक। जैसे गांधी जी ने कहा था ना, कोई अगर एक गाल पे थप्पड़ मारेगा तो आप दूसरा गाल भी उसके आगे कर देंगे, क्यों? क्योंकि हम एकदम नॉन एग्रेसिव बन चुके हैं। तो रैशनलाइजेशन में क्या होता है कि आप अपने बिहेवियर को एक्सप्लेन कर रहे हो और अगला भी अपने बिहेवियर को एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है। तो ये कुछ मेथड्स हैं जो गिलिन एंड गिलिन ने दिए हैं, आपको इनके नाम याद रखने हैं, मीनिंग्स तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है, आई होप समझ में, सॉरी, आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। टॉलरेशन, कन्वर्जन, सब्लिमेशन, ये कुछ तरीके हैं जिनसे कि अकोमोडेशन करा जा सकता है। Now we are going to understand the meaning of assimilation. I think it is the last topic of this social processes, ठीक है। ये accommodation से ज़्यादा permanent होता है। Assimilation मैंने culture में already पढ़ाया था, ठीक है। If person to person, person to group or group to group relations were to remain at level of accommodation only, there would not have been any fusion of groups and their culture. देखो, अगर हम हमेशा accommodation तक ही रहेंगे तो दो कल्चर जब साथ में मिलकर फ्यूजन हो जाता है वो नहीं होगा, ठीक है। असिमिलेशन का मतलब क्या होता है कि दो कल्चर जो होते हैं वो आपस में मिलके ऐसे ब्लेंड हो जाते हैं, ठीक है, और एक बन जाते हैं। तो असिमिलेशन का मतलब क्या होता है कि जब आप दूसरे कल्चर में मिल जाते हो, ब्लेंड हो जाते हो, ठीक है। Assimilation is concerned with the absorption and incorporation of the culture by another. एक कल्चर की चीजें आप एब्जॉर्ब कर लेते हो, आप उसको अपना बना लेते हो, ठीक है। यंग एंड मैक ने क्या कहा था कि फ्यूजन और ब्लेंडिंग ऑफ टू प्रीवियसली डिस्टिंक्ट ग्रुप इनटू वन, यानी दो ग्रुप्स का जो ब्लेंडिंग हो जाता है, पता ही नहीं चलता कि वो दो ग्रुप कौन से थे, क्योंकि अब वो एक अलग ही ग्रुप बन चुका है। बोगार्डस ने कहा था कि सोशल प्रोसेसेस वेयर बाय एटीट्यूड ऑफ मेनी पर्सन्स आर यूनाइटेड दस डेवलप अ यूनाइटेड ग्रुप। तो कह रहे हैं कि एटीट्यूड सबके मिल जाते हैं, यूनाइट हो जाते हैं और एक यूनाइटेड ग्रुप बन जाता है, ठीक है। ऑकबर्ट ने निम्कॉफ ने कहा था कि प्रोसेस वेयर बाय इंडिविजुअल और ग्रुप वंस डिसिमिलर बिकम सिमिलर, दो ऐसे ग्रुप जो एक दूसरे से एकदम अलग थे अब वो एक ही हो गए हैं, ठीक है। तो ये चीजें आपको असिमिलेशन में याद रखनी है। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं असिमिलेशन की जो हमने देखनी है, टॉलरेशन, इंटीमेट सोशल रिलेशनशिप, अमेलगमेशन और इंटरमैरिजेस, है ना। टॉलरेशन मतलब दूसरे के लिए टॉलरेट रहना, ये मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया। इंटीमेट सोशल रिलेशनशिप्स, इंटीमेट सोशल रिलेशनशिप का क्या मतलब होता है कि सोशल रिलेशनशिप काफी क्लोज हो जाते हैं। अमेलगमेशन और इंटर मैरिजेस, आपस में मिल जाना। इंटर मैरिज का मतलब क्या होता है कि दो अलग अलग रिलीजन या दो अलग अलग कास्ट आपस में मैरी कर रहे हैं एक दूसरे को और इंटर मैरिजेस हो रही है, तो ये भी एक तरह का असिमिलेशन है। कल्चरल सिमिलैरिटी, कल्चर सेम हो जाना। एजुकेशन असिमिलेशन में बहुत हद तक हेल्प करता है, ठीक है, क्योंकि हमारी आइडियोलॉजी कहीं ना कहीं सेम होने लगती है। इक्वल सोशल एंड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज, तो असिमिलेशन में ये भी होता है कि आपको इक्वल सोशल और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं। फैक्टर हिंडरिंग असिमिलेशन, यानी ऐसे फैक्टर्स जो कि ऑब्स्टिकल है असिमिलेशन के लिए, एक रुकावट है। पहला है आइसोलेशन। आइसोलेशन मतलब कि आप अलग हो गए हो हर चीज से, आप अलग इंडिविजुअल हो। आप आइसोलेशन का मतलब है कि आप एकदम अकेले में हो, आप एकदम लोगों से कटे हुए हो, ठीक है, तो असिमिलेशन पॉसिबल नहीं हो पाएगा। फिजिकल एंड रेशियल डिफरेंसेस हैं, मतलब आप देखने में आपका जो जेनेटिकली जो चीजें हैं, रेशियल है, वो अलग है, बॉडी स्ट्रक्चर अलग है, कलर अलग है, इस वजह से भी असिमिलेशन होने में प्रॉब्लम होती है। कल्चरल डिफरेंसेस होते हैं बहुत सारे, हिंदू मुस्लिम में तो देख लो बहुत ज्यादा है ना, तो इस वजह से भी असिमिलेशन नहीं होता है। प्रिजुडाइज होते हैं, हमें दूसरे के प्रति हम बहुत ज्यादा जजमेंटल होते हैं, एक स्टीरियोटाइप बना के रखते हैं, उससे भी असिमिलेशन नहीं होता है। डोमिनेंस वाला और सबऑर्डिनेशन वाला पॉइंट होता है, सबको लगता है कि ये हमारी कम्युनिटी जो है या हमारा कल्चर डोमिनेंट है और दूसरे का सबऑर्डिनेट है, तो इसलिए भी हम असिमिलेशन नहीं कर पाते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं बेसिक से, आपको पढ़ के ही इनके चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने इनमें कुछ डिफरेंसेस ऐड कर दिए हैं जो कि मैं अभी एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ये सारे ही पॉइंट्स हमने अभी पढ़ लिए हैं। अगर आपको पीछे के बेसिक्स समझ में आ गए हैं तो आई थिंक आप
एज अ सोशोलॉजी स्टूडेंट आप इसे रीड करके भी समझ सकते हैं, बट अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे बताइएगा, मैं उसे सॉल्व कर दूंगी, ठीक है। वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा अगर मैंने एक एक पॉइंट एक्सप्लेन करना स्टार्ट किया। तो पीडीएफ जो मैं शेयर करूंगी अपने टेलीग्राम पे, आप उसे जाके डाउनलोड कर लीजिए, आप उसे पढ़िए, ठीक है, और इनके डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। So that's all for today. I hope you like this lesson. If you are a sociology student, don't forget to subscribe to my channel. Okay? Go to playlist, see वहाँ पे क्या क्या videos हैं and make use of it. It's completely free. And don't forget to join my Telegram channel. मुझसे आप directly doubts पूछ सकते हो अगर आपको कोई है. So thank you very much guys. Keep learning.